Okay, hi everyone. A very good evening to all. Just letting you know, voice and screen are proper now. Okay, so this is a networking series और networking class. हमने काफी समय से networking series को stop कर दिया था. So if you guys have any query related to the networking, अभी तक जितने भी layers और जितने भी concepts हमने networking में study किए उसमें कोई doubts किसी को याद है लास्ट क्लासेस में हमने कहाँ पे ड्रॉप किया था नेटवर्किंग में? किसी को नहीं याद है? लेट्स जस्ट रिकैप फर्स्ट. पहले रिकैप कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. तो नेटवर्किंग में प्रॉपर रिवीजन करना है. समरी क्लासेस के लिए अगर हमने देखा तो समरी एक बार देखते हैं. सबसे पहले हमने समझा था इंट्रोडक्शंस में इंटरनेट कैसे चलती हैं एंड उसमें आईएसपी का क्या रोल है, वो जो 1.5 जीबी और लाइक 2 जीबी डाटा वी आर यूजिंग, वो डाटा क्या होती हैं, राइट. उसके बाद फिर हमने समझने की कोशिश करी थी थोड़े बहुत टावर वगैरह के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने समझा था. उसमें हमने एक दो वेबसाइट्स देखी थी तरंग संचार करके. एंड देन व्हाट, उसके बाद फिर हमने ओएसआई लेयर की इंट्रोडक्शन देखी थी कि एक मोबाइल फोन से अगर दूसरे मोबाइल फोन पे हमारे जो भी प्रोसेस जाते हैं लाइक या फिर हमने यहाँ से एक मैसेज लिखा हेलो करके, तो वो हेलो मैसेज किस तरीके से 7 प्रोसेस पे स्प्लिट होता है एंड देन 7 प्रोसेस से स्प्लिट होने के बाद दूसरे मोबाइल फोन पे पहुंचता है. तो उन सारे प्रोसेस को जाना था एंड उन सारे प्रोसेस को हमने लेयर्स का नाम दिया था एंड हमने ओएसआई का इंट्रोडक्शन देखा था, राइट. उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया था कि हम टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करेंगे, बट टॉप डाउन अप्रोच से पहले हमने फिजिकल लेयर को स्टार्ट करने का प्लान करा था. एंड फिजिकल लेयर में हमने केबल्स वगैरह के बारे में थोड़ी स्टडी कर ली थी. फिर हमने नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में ओवरव्यू थोड़ा देखा था. फिर हमने और क्या देखा था फिजिकल लेयर में, आई गेस टोपोलॉजी वगैरह के बारे में देखे थे, अरेंजमेंट देखे थे हमने, हाफ डुप्लेक्स एंड डाटा फ्लो देखा, फुल डुप्लेक्स वगैरह देखा था हमने कि वो कैसे काम करता है. एंड और क्या कवर अप करा था हमने, सिस्को पैकेट ट्रेसर का आइडिया देखा था हमने कि वाई दैट इज नीडेड एंड केबल की स्टडी करना क्यों नीडेड है, हमने वो कवर अप करा था. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो कवर्ड. एंड फिर हमने एक दो प्रैक्टिकल्स किए थे जिसमें कि डाटा रिकवरी देखी थी, डाटा रिकवरी के कंसेप्ट जाने थे हमने, उसमें टेस्ट डाटा रिकवरी कवर अप करा था. एंड फिर और हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने रूटेड एप्लीकेशंस के लिए एमुलेटर्स देखे थे और कुछ रूटेड एप्लीकेशंस का कुछ यूज देखा था. एलडी प्लेयर एंड एलडी प्लेयर डॉट नेट जो भी मैंने वेबसाइट्स बताई थी वहां तक का हमारा खत्म हो रखा था. सो अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस संडे अब तक की जितने भी क्लासेस हुई हैं उसके बेसिस पे नेटवर्क सीरीज में एक टेस्ट होंगी. तो जो लोग एक्टिवली अटेंड कर रहे होंगे आप स्टडी करते चलना उसमें, ठीक है. नाउ अभी हमें थोड़ा एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करना है. हालांकि फिजिकल लेयर में हमने ज़्यादा कुछ कवर अप करा नहीं. एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ, फिजिकल लेयर में हमें जो कुछ और पेंडिंग रह गया है, हमें फिजिकल लेयर में थोड़ा नेटवर्क डिवाइसेस को थोड़ा देखना है. नेटवर्क डिवाइसेस पे थोड़ा और हाईलाइटमेंट हम डालेंगे और उसके बाद फिर टोटली हमें एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करना है. तो जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं थोड़ा एप्लीकेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर तक जाने की, क्योंकि नेटवर्क लेयर से थोड़ा हमारा ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा नेटवर्क्स, ठीक है. एप्लीकेशन लेयर में अब क्या था, एप्लीकेशन लेयर में मैंने पहले ही बता दिया था कि ये प्रोसेस है जो कि स्टार्टिंग टर्न पे अगर हम कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या फिर तो हम व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं तो इंस्टेंटली जो प्रोसेस होते हैं एप्लीकेशन के थ्रू वो उसके अंदर में पढ़े जाते हैं. अब एक एक प्रोसेस के अंदर में ना मल्टीपल्स हमारे पास में प्रोटोकॉल्स हैं. लेट मी जस्ट शो दैट. दीज आर द प्रोटोकॉल, ठीक है.
तो इन प्रोटोकॉल्स को एक एक करके हम खत्म करेंगे। हो सकता है आज हम कोशिश करेंगे HTTPS और HTTP को खत्म करने के लिए, अगले टर्न पे हम SMTP, POP एंड IMAP को हम खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे, एंड टेलनेट एंड FTP के क्लासेस को हम थोड़ा खत्म करेंगे, फिर एक दिन DNS को खत्म करेंगे, एक दिन TFTP को खत्म करेंगे, एक दिन SNMP को खत्म करेंगे। सो 4 to 5 क्लासेस लगेंगे, क्योंकि एक एक प्रोटोकॉल एक एक दिन का टाइम लेता है। और आफ्टर each प्रोटोकॉल्स आई विल रिकमेंड सम ऑफ द प्रैक्टिकल्स जो उस प्रोटोकॉल के बेसिस पे हैं। Like on HTTP and HTTPS, we have the practical. We can do the attack, that is SSL stripping attack. After covering the SMTP, POP3 and IMAP, we have the practical. We can do email spoofing, जहाँ पे कि हम खुद का SMTP सर्वर सेटअप करके काम कर सकते हैं। FTP के बाद आप FTP सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। आप DNS के बाद DNS स्पूफिंग, होस्ट फाइल के साथ में छेड़छाड़ करना, ऐसे कुछ कुछ प्रैक्टिकल्स निकल के आते हैं जो कि उस प्रोटोकॉल के बेसिस पे होते हैं। मुझे एक बार बताना कि प्रोटोकॉल्स कितने लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो प्रोटोकॉल्स क्या है। एक एक प्रोसेस पे ना अब हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है कि अलग अलग जो सर्विसेज काम होती हैं। अगर मुझे मेल भेजना है तो, अगर मुझे कोई फाइल डाउनलोड करना है तो, अगर मुझे कोई नॉर्मली रिक्वेस्ट करना है तो सब चीज़ों के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल, ऐसा कुछ रूल बना दिया गया है, या हम बोल सकते हैं फंक्शन है या सर्विसेज हैं, उनको इंडिविजुअली हमें स्टडी करना पड़ेगा। सो नाउ टुडे वी आर हैविंग अ टास्क। तो प्रैक्टिकल्स आपको खुद करने पड़ेंगे। एक दो मोटिवेशंस के लिए मैं कराऊंगा, बाकी हमारे नेटवर्क सीरीज में प्रैक्टिकल्स नहीं चलेंगे। नेटवर्किंग से ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल पोर्शंस को हम कवर अप करेंगे, लेकिन आप खुद से करते चल सकते हैं। Let's just open application layer and its protocol. तो इसकी PDF में सेंड कर दूंगा फॉर एवरी लेयर्स। जो ये सारे पिक्चर्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, या फिर तो जो हैंड रिटन नोट्स होंगे, तो वो सारे आपको मिल जाएंगे। उसके बेसिस पे आप प्रिपेयर करना। और मैंने फॉरजन का एक बुक भी भेजा होगा, आई गेस बहुत पहले। अगर नहीं भेजा होगा तो मैं दोबारा से रिसेंड कर दूंगा, तो आप उस बुक को प्रिफर करना, क्योंकि वो फॉरेन राइटर्स है और मुझे उसका कंटेंट्स वगैरह थोड़ा बेटर लगता है। ठीक है, अभी एप्लीकेशन लेयर में ये तो हमने ऑलरेडी समझ लिया था, तो पार करते हैं और पार करते हैं। These are the major protocol we have to study. अब इसके लिए हमने क्या किया था, इसके लिए थोड़ा देखते हैं। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लिया मैंने, ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, सो ये सारे ही हमारे एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल है। दिस वन DNS, HTTP, POP, IMAP, FTP, बहुत सारा कुछ लिखा नहीं गया है। HTTP में हम स्लैश करके HTTPS भी लिख लेना। तो इधर जो रेड साइड करके जो कैटेगरी बनाई गई है ना, ये हमारा डिफरेंट तरीके से काम करता है, और इधर साइड के जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं ये हमारे डिफरेंट तरीके से काम करता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारे बेसिक्स कंसेप्ट्स हैं, तो इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं। इथिकल हैकिंग में आप कितने भी बड़े लेवल पे चले जाओ, कोई भी बिगनिंग के एग्जाम वगैरह CH या बाकी कुछ भी आप देते हैं, तो उनमें इनके कंसेप्ट अप्लाई होते हैं या फिर यूज में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझना है, अब जितने भी प्रोसेस हमें स्टडी करनी है ना, लाइक एप्लीकेशन लेयर के प्रोसेस या फिर नेटवर्क लेयर के प्रोसेस या ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोसेस, तो जो प्रोटोकॉल्स हमने एप्लीकेशन लेयर पे लिया, एप्लीकेशन लेयर के जो प्रोटोकॉल्स मैंने यहाँ पे नाम बताया, जैसे DNS, HTTP, SMTP। नेटवर्क लेयर के जो प्रोटोकॉल्स के बारे में हम बात करेंगे, तो हमें जो है नेटवर्क लेयर में आपको ARP, RRP, ठीक है, ये सारे प्रोटोकॉल्स आपको मिलेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपको UDP, TCP मिल रहा है। तो एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से थोड़ा लिंक्ड है, मतलब कि एप्लीकेशन लेयर के ये सारे सर्विसेज जो हैं, दिस वन, ये सारे ट्रांसपोर्ट लेयर के इस प्रोटोकॉल को यूज करेंगे। एंड एप्लीकेशन लेयर के कुछ जो हमारे प्रोटोकॉल से सर्विसेज हैं, वो ट्रांसपोर्ट लेयर के कुछ इस प्रोटोकॉल को यूज करेंगे। दैट मीन्स कि DNS विल यूज द UDP, HTTP, SMTP, POP, IMAP और लाइक FTP विल यूज द TCP। वो इन प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करेंगे। अब अगर हम आगे बढ़ रहे हैं DNS, HTTP, SMTP, FTP, तो इससे पहले हमें
समझना पड़ेगा, एटलीस्ट शॉर्ट में तो समझना ही पड़ेगा कि व्हाट इज टीसीपी एंड यूडीपी एंड व्हाट्स द डिफरेंस ऑफ टीसीपी एंड यूडीपी, और इस ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोसेस में इन प्रोटोकॉल्स का क्या काम होता है, उसके बाद हम ज्यादा बेटर रिलेट कर पाएंगे। लेकिन डिटेल में हम ट्रांसपोर्ट लेयर के टाइम पे पढ़ेंगे। तो अभी इन शॉर्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। आज का हमारा मोटो ये जाएगा, और उसके बाद फिर हम सेपरेटली एचटीटीपी को स्टार्ट करेंगे और एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चैट बॉक्स अभी मुझे दिखाई नहीं देगा, एक बार अभी के लिए मैं आ रहा हूँ, इसके बाद फिर 10 मिनट में मैं आऊंगा, तो उस टाइम पे मुझे does we need to practice its diagram of protocols? No need to practice on a diagram. अब नॉर्मली भी प्रोटोकॉल्स देखो, उस पर स्टडी करो और उस पर कुछ प्रैक्टिकल्स कर लो, ताकि वो आपको लंबे समय तक याद रहे। दैट्स इट। जब तक आप प्रैक्टिकल्स नहीं करेंगे उसका रियल मतलब नहीं समझ में आएगा। अदरवाइज सिर्फ हमें ऐसा लगे कि हम रट के काम चल रहे हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को, बाकी तो आपके ऊपर है। तो टीसीपी एंड यूडीपी को समझते हैं। टीसीपी को यूडीपी को समझने के लिए व्हाट प्रैक्टिकल्स डू वी नीड टू डू, अभी मैं बताऊंगा। एवरी प्रोटोकॉल्स के बाद में क्या, जैसा भी मैंने बताया ना, एसएमटीपी, पॉप एंड आईमे प्रोटोकॉल को समझने के बाद योर टास्क शुड बी कि ईमेल स्पूफिंग हम कैसे कर सकते हैं। अब उसमें इन प्रोटोकॉल्स का क्या यूज आएगा, ये आपको खुद दिमाग लगाना है। ठीक है, अगर आप दिमाग लगा के खुद वहां तक पहुंच पा रहे हैं तो समझो कि आपका नॉलेज में सबसे बेस्ट इंप्रूवमेंट हो रही है, rather than कि अगर कोई बता दे तब भी इंप्रूवमेंट हो रही। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे तो वो सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो मुझे जहां तक लगता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि नेटवर्क्स इज ऑल अबाउट थ्योरेटिकल पोर्शन, ऐसा लगेगा अगर आप प्रैक्टिकल्स नहीं करते जा रहे हैं। और आपको ऐसा बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि जनरली लोग बोलते हैं कि 60 to 70% वेटेज जो है एथिकल हैकिंग में नेटवर्क्स का होता है, उसका अंदाजा ही नहीं लगेगा जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते जाएंगे, जो कि इस टाइम पे यूट्यूब पे या गूगल पे बहुत कम लोग करा रहे हैं। तो आप खुद से भी उसको बना सकते हैं। मैं खुद भी मैक्सिमम चीजें बताते ही जा रहा हूँ आपको कि आपको क्या प्रैक्टिकल्स वहाँ पे इन्वॉल्व होता है, और इस तरीके से आप पढ़ते चलेंगे तो मैंने कल के सेशन में भी बताया था आपकी मोटिवेशंस बनी रहेंगी। नहीं तो फिर पूरा नेटवर्क ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल लगेगा आपको, जो कि है नहीं ऐसा कुछ। पूरा का पूरा नेटवर्किंग में 50% पार्ट प्रैक्टिकल्स आते हैं। बैक जाते हैं और थोड़ा सा टीसीपी एंड यूडीपी पे डिफरेंस समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर हम वापस से उस पे आएंगे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर या फिर तो हम टीसीपी यूडीपी पे डिफरेंस पे आते हैं। ये समझ में नहीं आएगा अभी आपको, थोड़ा हम दूसरा वाला ओपन करते हैं। लेट मी जस्ट, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का है। ट्रांसपोर्ट लेयर के कुछ कंसेप्ट्स को ही समझेंगे। तो कुछ पिक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल है, इधर वो आईटी केजीपी वाले जो कंटेंट्स पढ़ाते हैं, जो कि मैंने बताया था आपको फ्री कंटेंट्स में बेटर होता है, बट उनके कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके वजह से उनको रिफाइन करके मैं बता रहा हूँ। और कुछ कुछ पिक्चर्स, ये इन सब के पीडीएफ्स होंगे, आपको मिल जाएंगे। टीसीपी को पहले थोड़ा सा समझते हैं। टीसीपी को समझने से पहले, इसको मैंने लार्ज किया, अभी यहाँ पे हमें समझना है कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ में कम्युनिकेशन कैसे स्टेब्लिश करता है। तो समझते हैं थोड़ा। और एप्लीकेशन लेयर और फिजिकल लेयर के बेसिस पे टेस्ट पे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप प्रिपेयर करते चलना। ठीक है, टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और ये हमारा प्रोटोकॉल कौन से प्रोसेस के अंदर में आता है? ट्रांसपोर्ट लेयर के। और ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोसेस में क्या होता है? पाथ वगैरह डिसाइड करी जाती है कि कौन से पाथ से हमारा रिक्वेस्ट जाएगा, कौन से पाथ से हम कोई भी फाइल वगैरह को मंगा सकते हैं, भेज सकते हैं, इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी दिस इज सिस्टम ए, और ये हमारा सर्वर है मान लेते हैं, दूसरा वाला, जिससे हमें कुछ मूवी या फाइल या वेबसाइट वगैरह ओपन करनी है। ठीक है, ये हमारा सर्वर है जिसको मैंने एस बताया। ठीक, तो ज्यादा तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बेसिक बेसिक से समझते हैं, फिर वहां पे मैं ज्यादा बेटर में एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज 3 वे हैंड शेकिंग एंड व्हाट इज 4 वे हैंड शेकिंग। यहाँ पे टीसीपी कनेक्शंस में जो है ना, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। द कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर्स नीड्स टू बी गुड एंड रिलायबल एंड गारंटीड दैट डाटा इज रिसीव्ड करेक्टली। तो जब भी हमने एक मैसेज भेजा हेलो करके व्हाट्सएप में, तो क्या लगता है कि ये हेलो मैसेज एक साथ जाता होगा इंटरनेट में से उड़ता उड़ता हवा में? एक साथ नहीं जाता है, ये कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है, कई सारे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है। और ये सारा टुकड़ा आपका जो लिफाफा, जैसे मैंने बताया था, समझने के लिए बता रहा हूँ आपको, ऐसे लिफाफे में होता है। और जब ये ट्रेवल कर रहा होता है तो बहुत स्मॉल छोटे टुकड़ों में होता है। उसको आप पैकेट्स बोल लो, सेगमेंट बोल लो, अलग अलग प्रोसेस में हम उस डाटा को अलग अलग नाम देते हैं। अब हो सकता है इसमें एच हो, इसमें ई हो, इसमें कुछ और हो। तो जब ये पहुंचता है उस टाइम पे ऐसा क्यों नहीं होता कि हमने हेलो मैसेज टाइप किया और हमें ऐसा कुछ आ रहा है, EELLO ऐसा कुछ आ रहा है, या फिर हमने हेलो हाउ आर यू भेजा तो ऐसा कुछ जा रहा है, यू पहले गया और फिर आर बाद में गया और ऐसा कुछ किया।
क्योंकि वो तो एक साथ जाता नहीं है हमारा। वो इसलिए जाता है क्योंकि दो सर्विसेज या दो सर्वर्स आर यूजिंग द टीसीपी कनेक्शन, वो इस्तेमाल करते हैं हमारे टीसीपी कनेक्शंस को। तो बेसिकली टीसीपी हमारा थ्री वे हैंड शेकिंग को यूज थ्री वे हैंड शेकिंग को अप्लाई करता है। अभी थ्री वे हैंड शेकिंग क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। कई बार मैक्सिमम जगह पे इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि थ्री वे हैंड शेकिंग और फोर वे हैंड शेकिंग हमारा होता क्या है। ठीक है, दिस वन इज थ्री वे हैंड शेकिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले क्या होता है, ये फ्लैग होते हैं। ठीक है, फ्लैग के बारे में आपको थोड़ा डिटेल बाद में बताऊंगा। तो नेटवर्क्स भी थोड़ा हेक्टिक होने वाला है, इतना इजी नहीं कि नेटवर्क को लोग इजी सोचते हैं, इतना इजी भी नहीं। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी सिस्टम लाइक मेरा लैपटॉप है, मेरा मोबाइल फोन है, वो किसी भी सर्वर, गूगल के सर्वर, यूट्यूब के सर्वर के साथ में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना चाहता है, तो वो दो ही तरीके से कनेक्शन बना सकता है जो उसको पाथ डिसाइड करने में या फिर कोई भी फाइल को मंगाने में हेल्प करेगा। आइदर टीसीपी के थ्रू जा सकता है, यूडीपी के थ्रू जा सकता है, या पैरेलली दोनों बना सकता है। ठीक है, तो टीसीपी कनेक्शन जब वो स्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा तो क्या हो रहा होता है, तो हमारा ना सबसे पहले डाटा नहीं जाता है। मान लो कि इस सर्वर से मुझे किसी के ये इसको मान लो किसी और का सिस्टम बी सिस्टम है एंड दिस वन इज सिस्टम ए। अब इस पे मुझे हेलो मैसेज भेजना है, तो हेलो मैसेज डायरेक्टली नहीं जाता है। ठीक है, हमें लगता है कि हमने सेंड कर दिया, बट उसके पहुंचने से पहले पहले हमारा एक खाली पैकेट निकलता है या सिंक्रोनाइज हमारा पैकेट जाता है। इसका फुल फॉर्म वो है, इसको आप समझ लो कि एक लिफाफा ऐसा निकला और उसके अंदर पे ये एक फ्लैग है, इसका सिंबल वगैरह बाद में जब हम नेटवर्क में पैकेट वगैरह एनालाइज करेंगे तो इन सिंबल से आइडेंटिफिकेशंस बेटर होंगी। तो ये पैकेट निकला, ये पैकेट सबसे पहले जाके चेक करेगा सर्वर, वो सर्वर एक्टिव है कि नहीं है। अगर एक्टिव नहीं है तो फिर उसको एक्टिव है या नहीं है अकॉर्डिंगली वो रिप्लाई लेके सामने आएगा इस सर्वर के पास में। तो उस पैकेट में हमें ऐसा कुछ सिंबल दिखेगा। इस सिंबल को बाद में आप जब VAPT स्टडी करेंगे तो सिंक एंड एक्नॉलेजमेंट करके वो दिखेगा। जो लोग यहाँ पे VAPT वाले क्लासेस से होंगे उनको जल्दी ही एक्सप्लॉइट वाले जो फेजेस होंगे उसमें आपको दिखाया जाएगा, उसमें वायर सार्क वगैरह में। बाकी स्टूडेंट्स आप जब VAPT को एक्सप्लोर करोगे या PK फाइल एनालिसिस वगैरह वायर सार्क का कुछ देखना यूट्यूब वगैरह पे, तो वहां पे आपको दिखेगा कि सिंक एक्नॉलेजमेंट करके आपको दिख रहा है ऐसा कुछ कोड लिखा हुआ है। उसका मतलब आप समझना क्या कि हमें सर्वर के तरफ से रिस्पॉन्स आया है, हमारे तरफ से सिंक नाम से गया था रिक्वेस्ट एंड देन सिंक एक्नॉलेजमेंट करके रिक्वेस्ट आया। अब हमारा सर्वर को पता चल जाता है कि नहीं ठीक है वो एक्टिव है, अब मुझे भेजना है। तो ये एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड का एक भेजता है उसको, और उसके साथ में डाटा भी भेजता है। तो अब जाता है तीसरे बार में यहाँ पे डाटा जाता है। तो पहला प्रोसेस में इसने ब्लैंक रिक्वेस्ट भेजा जिसमें कि सिर्फ उसने एक सिंबल यूज किया SYN, जिसको मैंने एक फ्लैग बोला। और इस फ्लैग का भी अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फ्लैग हमारा मेजरली 6 to 8 तरीके के देखते हैं हम। 6 मेजर फ्लैग के बारे में नेटवर्क्स में स्टडी भी करनी है। आपने अगर HPing कमांड वगैरह के बारे में सुना होगा, या आपने कभी सुना है डोस अटैक में जो सर्वर डाउन हो जाता है, मतलब कि अगर किसी एक वेबसाइट की कैपेसिटी की 50,000 रिक्वेस्ट को एक साथ में हैंडल कर सकता है, तो कभी भी कोई रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के टाइम पे मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ आ रहे होते हैं उसमें, और हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो पता है क्या, समटाइम्स अगर आप फ्लैग इस्तेमाल कर रहे हैं देन देयर में बी एन पॉसिबिलिटी कि आपका वो वेबसाइट ओपन हो जाए। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अर्जेंट फ्लैग है, कौन सा आपका फास्ट फ्लैग है। उसमें आपको फेन, अर्जेंट, पुश, ये सारे फ्लैग के नाम है। तो अगर आपने अर्जेंट फ्लैग के पैरामीटर्स को अप्लाई करके URL पे रिक्वेस्ट सेंड किया तो उस सर्वर तक भले ही बहुत सारे रिक्वेस्ट जारी होंगी, वो सर्वर सोचेगा कि नहीं मुझे इसको प्रायोरिटी देनी है तो मैं अभी इसको ओपन करके दे देता हूँ वेबसाइट। तो भले ही मल्टीपल रिक्वेस्ट जा रहा होगा बट आपको एक्सेस मिल जाएगा उसमें। इसीलिए हम कई बार Nmap के थ्रू स्कैन करने में या कुछ और स्कैन करने पे जनरली बहुत क्राउडेड सर्वर जहां मल्टीपल रिक्वेस्ट जा रहे हैं, जहां पे हमारा रिक्वेस्ट ब्रेक कर जा रहा है, रिक्वेस्ट हमारे ब्रोकन जा रहे हैं या फिर तो बीच में ही खत्म हो जा रहा है, वैसा सिनेरियो पे हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो फ्लैग की जानकारी होना इसलिए इंपॉर्टेंट है, बट हम फ्लैग बाद में देखेंगे। अभी थोड़ा बहुत समझ में है कि अगर हमें ऐसे फ्लैग के बारे में पता है तो हम जब कमांड लाइन के थ्रू रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उसमें वी कैन पुट द अर्जेंट फ्लैग, वी कैन पुट द सिंक फ्लैग, उसको हम एड ऑन कर सकते हैं और उसके बाद हमें रिस्पॉन्स अलग मिलेगा उसमें, जो कि नॉर्मली आपको नहीं मिल रहा होता है नॉर्मल रिक्वेस्ट पे। ठीक है, तो सिंक फ्लैग के साथ में गया, रिस्पॉन्स मिला दूसरे स्टेप पे, तीसरे स्टेप पे डाटा जाए। तो ये TCP वाले जो कनेक्शंस बनते हैं ना, वो 3 प्रोसेस के थ्रू बन रहे हैं या 3 तरीके के बाद हमारे स्टेब्लिश हो रहे हैं। उसके बाद एक बार स्टेब्लिश हो गया तो हम डाटा इधर उधर कर सकते हैं, यहाँ से कुछ भी वहां पे जा रहा है, वहां से कुछ भी इधर पे जा रहा है, ऐसा कुछ। इसीलिए जनरली हम बोलते हैं क्या कि TCP हमारा प्रोटोकॉल किसी भी कनेक्शन को स्टेब्लिश करने के लिए 3 वे हैंडशेकिंग के प्रोसेस को अप्लाई करता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 वे हैंडशेकिंग।
तो किसी ने पूछा व्हाट इज थ्री वे हैंडशेकिंग? सो थ्री वे हैंडशेकिंग इज नथिंग बट अ प्रोसेस in which used by the TCP protocol to establish the connection, or in that process actually from the client firstly like sync package is going to the server, or sync flag is going to the server, and in a second process that client is receiving a sync acknowledgement packet or sync acknowledgement request, or and thereafter like in a third step again client is sending the acknowledgement received packet or with the data. तो तीन प्रोसेस में काम होता है, इसलिए इसको थ्री वे हैंडशेकिंग बोलते हैं। इसी तरह एक फोर वे हैंडशेकिंग भी आता है। फोर वे हैंडशेकिंग तब अप्लाई होता है जब हम किसी भी वाईफाई से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। हमने पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालने के बाद उसमें 4 तरीके से पासवर्ड्स की एक्सचेंजिंग होती है और हैशेस के मैचिंग होती है, और अगर वो सही मैच बैठता है तब हमारा वाईफाई का पासवर्ड कनेक्ट हो पाता है। तो वहां पे एक प्रोसेस अप्लाई होता है, दैट इज अ फोर वे हैंडशेकिंग। ये पूछा जाता है। सो टीसीपी जो कनेक्शन है ना, ये ऐसा माना जाता है काफी रिलायबल है। इसमें एकदम बिल्कुल सही डाटा आते हैं और सही तरीके से आते हैं, लेकिन चूंकि ये 3 प्रोसेस लेता है, यूडीपी में हमारा 2 ही प्रोसेस में काम हो जाता है। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडीपी एंड इसका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये 3 प्रोसेस लेता है, इसलिए थोड़ा सा स्लो होता है। तो अभी मेजर इसके डिफरेंसेस मेजर डिफरेंस नहीं, थोड़ा कम डिफरेंस समझ के चल रहे हैं। बाद में इस लेयर को पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 प्रोसेस अप्लाई होता है थ्री वे हैंडशेकिंग टीसीपी पे, और चूंकि 3 प्रोसेस लेता है इसलिए थोड़ा सा स्लो होता है और इसमें डाटा सही सलामत आते हैं। यूडीपी पे 2 प्रोसेस होता है और चूंकि उसमें सिर्फ 2 ही प्रोसेस होते हैं इसलिए थोड़ा सा कंपेरेटिवली फास्ट होता है वो। बट इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है उसको बताने के लिए मैं एक और पिक्चर यहाँ पे ओपन करता हूँ, ताकि आपको रियल टाइम पे समझ में आएगा कि सर हम इसका प्रैक्टिकल लाइफ कहाँ पे देख सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ की अगर हम बात करें तो हम कई बार मूवीज डाउनलोड करने के लिए कई भी कुछ भी ऐसे वेबसाइट्स वगैरह पे चले जाते हैं और वहां से कुछ मूवीज डाउनलोड करते हैं, राइट। मूवीज डाउनलोड करने के दौरान क्या होता है कि हमें, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि आप पहले यूसी ब्राउजर वगैरह इस्तेमाल करते थे या फिर कुछ और ब्राउजर, तो उस मूवी को देखने के टाइम पे बीच बीच का कुछ पार्ट मिसिंग रहता था। आपने देखा होगा या पता नहीं, आजकल तो फेस बहुत कम होने को मिलता है। मैक्सिमम सर्वर आजकल टीसीपी पे चली गई। अभी भी यूडीपी बेस्ड सर्वर है, और यूडीपी बेस्ड सर्वर पे अगर आप रीच कर रहे हैं तो वहां से बहुत ज्यादा वायरसेस या काइंड ऑफ नोटिफिकेशन, आपके मोबाइल का वाइब्रेशन या ऐसा आना बहुत वाजिब है। उस सिनेरियो पे आपके सिस्टम पे थोड़े प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं कि अगर आप कोई यूडीपी बेस्ड सर्वर से मूवी वगैरह डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको चेक भी आप कर सकते हैं यूआरएल बेस्ड पे कि उनके सर्वर जो है टीसीपी बेस्ड कनेक्शन बना रहे हैं या यूडीपी बेस्ड कनेक्शन बना रहे हैं। कई सारे टूल्स मिल जाएंगे चेकिंग करने के लिए, आप गूगल पे इस्तेमाल तो इसको सीधा हमने ऐसे कुछ रिक्वेस्ट वगैरह किया, डाटा का लेन देन किया, तो ऐसे एरर के प्रॉब्लम, ऐसे मिस पार्ट ऑफ डाउनलोडिंग, जो भी आपने डाउनलोड वगैरह कर रखा है उसके मिसिंग पार्ट्स, या फिर वेब पेज का अच्छे से ना खुलना, ये सारे आपके यूडीपी पे अप्लाई होते हैं। टीसीपी पे बिल्कुल आपका रिलायबल रहता है, अच्छे से डाउनलोड वगैरह हो जाता है। आई गेस कि आपको रियल टाइम के साथ में टीसीपी और यूडीपी का समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। इधर अगर हम थोड़ा और पार करते हैं, देखते हैं यूडीपी में कई बार आपका डाटा आ रहा है तो आता ही जाता है, उसमें आपको फायरवॉल वगैरह इंप्लीमेंट करके रखना पड़ता है। अगर विंडो का फायरवॉल नहीं है तो आपके सिस्टम को डैमेज भी कर सकता है। देखो यहाँ पे इसको बोला जाता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल इज दैट टीसीपी। ये हमारा कनेक्शन लेस होता है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ खास कनेक्शन नहीं बनता। फायरवॉल एस्टेब्लिश करना पड़ता है हमें अप्लाई करने के लिए कि यहाँ से सर्वर से कुछ आ रहा है तो उसको बचा ले, नहीं तो हमारे सिस्टम को डैमेज कर देगा अगर हम यूडीपी सर्वर बना रहे हैं तो। इसलिए कई बार हमें पूरा का पूरा वाइब्रेशन होने लगता है, पूरा का पूरा वो टैब को ही हटाना पड़ता है, नहीं तो अब कितना भी बैक आए वो आता ही चला जाता है। वो आपका रिवर्स कनेक्शन भी बनाने की कोशिश करते हैं। जनरली वो डार्क वेब में जो लोग विजिट करते हैं उनको हैक करने के काम में आता है।
अगर आप किसी ऐसे सर्वर पे चले गए हैं तो उस आईपी के बेसिस पे जब तक आप वहां पे बने रहेंगे तब तक वो रिवर्स कनेक्शन सेटअप कर सकते हैं, आपके उस आईपी पे कोई भी पॉपअप या कोई भी नोटिफिकेशन वो सेंड कर सकते हैं। ऐसी एक्सेसिबिलिटी जो है सर्वर के पास में चली जाती है। सो आई गेस आई एम डन विथ लाइक बेसिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ व्हाट इज टीसीपी एंड व्हाट इज यूडीपी एंड व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ दिस। तो इनमें से ही एप्लीकेशन लेयर के जो कुछ प्रोटोकॉल है ना, कुछ सर्विसेज हैं, अगर वो ईमेल भेजने के लिए कोई सर्विसेज है, या फिर तो कोई फाइल को डाउनलोड करने के लिए कोई सर्विसेज है, या फिर कोई रिक्वेस्ट भेजने के लिए नॉर्मल अगर www.google.com अगर सर्च करना है, facebook.com सर्च करना है, तो वो सर्च करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स है वो हो सकता है कि टीसीपी वाला कनेक्शन बना के फिर आपके पास लेके आए, या फिर यूडीपी वाला कनेक्शन बना के लेके आ पाए। ठीक है, उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे कैटेगराइज किया था कि एप्लीकेशन लेयर में मेजरली यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स दिखाए गए हैं उन प्रोटोकॉल्स में डीएनएस जनरली आपका जो है यूडीपी इस्तेमाल करता है, और बाकी के हमारे इधर के जो प्रोटोकॉल्स हैं एचटीटीपी, एसएमटीपी, पोप एंड आईएमएफ, एफटीपी वगैरह, वो हमारे टीसीपी इस्तेमाल करता है। और इसीलिए यहाँ पे 4-4, 5-5 पॉइंट भी दिया गया है, अगर आपने देखा होगा इसे तो। जैसे कि यूडीपी वाले पे हमारा दिया गया है कि ये हमारा एंड टू एंड पैकेट डिलीवरी करता है, और इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। इसके जो अभी मैंने बता रहे थे कि कनेक्शन स्टेब्लिश करता है, रिलायबल डाटा डिलीवरी करता है, फ्लो कंट्रोलिंग, कंजेशन कंट्रोल का काम करता है, ऑर्डर पैकेट डिलीवरी करता है, ये सब डिटेल में हम ट्रांसपोर्ट लेयर को पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी हमें ऊपर के सारे प्रोटोकॉल को समझने के लिए नीचे के यूडीपी और टीसीपी को ब्रीफली समझना था कि आखिर उसका क्या डिफरेंस है, और ताकि हमें ये समझ में आ पाए कि एचटीटीपी या एचटीटीपीएस वगैरह हम यूज कर रहे हैं तो रिलायबल कनेक्शन ही स्टेब्लिश करता है, क्योंकि वो टीसीपी इस्तेमाल करता है। जो भी हम कोई वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बेटर तरीके से आता है। बट मूवी डाउनलोड वगैरह करना या कुछ और जगहों पे ऐसा दिख सकता है कि हमने वेबसाइट तो सही इस्तेमाल करा, बट डाउनलोडिंग के टाइम पे हो सकता है कि वो सर्वर हमारा यूडीपी इस्तेमाल कर रहा हो और वहां से डाटा वैसे आ रहा हो। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताना। इसके बाद फिर हम बढ़ेंगे कि एचटीटीपी क्या है और एचटीटीपीएस क्या है, और इसको आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। pen paper no requirement, Kunal, you just need to understand the concept and to do the practical and to think about these things। आपको बस आराम से बैठ के सोचना है कि आखिर ये चल क्या रहा है, पूरा सब चीजों को कनेक्ट करना है। कई बार कंफ्यूजिंग होता है ना काफी कि ये लोकल आईपी क्या है, पब्लिक आईपी क्या है, कैसे जा रहा होगा, आपको विजुअलाइज हो जाना चाहिए पूरा, जैसे फिजिक्स वगैरह में होता है। तो अगर उस तरीके से विजुअलाइज हो कि नेटवर्क की स्टडी कर रहे हैं तो आपका इन डेप्थ स्टडी जा रहा है, अदरवाइज नहीं। चलो आगे बढ़े इससे। अभी मुझे कोई बताएगा कि HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल है क्या? मैं 1 मिनट में आया पानी पी के, तब तक आप सोचो और मुझे बताना इस टाइम पे कि HTTP और HTTPS वेबसाइट में सबसे ज्यादा सिक्योर कौन है। और मैंने एक बार बताया भी था कि इन दोनों के अलावा भी एक अभी वेबसाइट है जो इन दोनों से ज्यादा सिक्योर है। बाकी लोग? हाँ, राइट आंसर। ठीक है, चलो उसको समझ लेते हैं। तो अभी तक जनरली जो है नॉन टेक्निकल पर्सन्स को HTTP और HTTPS के बारे में पता होता है कि हमें कोई वेबसाइट अगर HTTP से शुरू होती हुई दिखी तो हम क्या करेंगे, उसको नहीं ओपन करेंगे, HTTPS वाली सिक्योर होती हैं। लेकिन अभी और एक आ गया है, HSTS आ गया, HTTP स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, राइट। चलो, इन तीनों में सबसे ज्यादा सिक्योर कौन है? सबसे ज्यादा सिक्योर हमारा HSTS है। तो अगर कोई एग्जाम में आता है तो आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे। हालांकि तो अभी ये बहुत लेटेस्ट अपडेटेड प्रोटोकॉल है तो कुछ जगहों पे नहीं आता, लेकिन अगर इनकेस आया तो आप इसको चूज करेंगे। उसके बाद फिर दिस इज मोस्ट सिक्योर, और इससे HTTPS है, ये भी सिक्योर है, और ये हमारा सिक्योर प्रोटोकॉल्स नहीं है, इसमें हमारे प्लेन टेक्स्ट में जाते हैं, सो वी कैन रीड दैट। अभी इन तीनों को समझने से पहले, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और हमारा टाइम ऑलरेडी लेट चल रहा है,
सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड वन बाय वन। HSTS को थोड़ा सा समझते हैं, फिर HTTP को समझते हैं, फिर HTTPS को समझते हैं, ठीक है। HSTS का फुल फॉर्म क्या है, इसके फुल फॉर्म भी सबके याद रखना। HTTP के हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, और HSTS का मैं इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे H लिखा, S फिर T फिर S। इस H से HTTP, इस H से HTTP, HTTP, S से स्ट्रिक्ट, T से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, और S से सिक्योरिटी इधर लास्ट में, ठीक है। सो द फुल फॉर्म ऑफ HSTS इज HTTP स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, राइट। और HTTP एंड HTTPS के हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, वो वेल नोन ही रहता है। अभी देखते हैं एंड चलो इरेज करता हूं मैं इसको, छोड़ो रहने देते। अभी क्या है कि हमें HSTS से स्टार्ट होता हुआ वेबसाइट्स दिखता नहीं है। जनरली वो हमारा HTTPS से ही स्टार्ट होता हुआ दिखता है, लेकिन इंटरनली वो एल्गोरिदम्स इम्प्लीमेंटेड है, लाइक फेसबुक, अमेजन, ऐसे बड़े बड़े जो वेबसाइट्स को देखेंगे तो HTTPS से ही वो खुलता है। लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है, HSTS एल्गोरिदम को अप्लाई कर रखा है। वाई उसको क्यों अप्लाई कर रखा है, क्योंकि हम प्रिवेंट कर सकते हैं SSL स्ट्रिपिंग अटैक से। अब जिन्हें पूछा था कि कौन से अटैक, अरे यार रुको, स्पेलिंग वगैरह देख लेना, ठीक है। स्ट्रिपिंग अटैक ना, तो SSL स्ट्रिपिंग, जिन्होंने पूछा था कि कौन से अटैक कर सकते हैं, तो आपका काम अब ये होना चाहिए कि आप जो है इस अटैक को फाइंड आउट करो और इस प्रैक्टिकल्स को कर लो, ताकि आपके कंसेप्ट थोड़े बेटर क्लियर रहेंगे कि व्हाट इज HTTP, HTTPS एंड HSTS, और थोड़ा लंबे समय तक मतलब वो कोऑर्डिनेशन बहुत सही बनता है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स को करने का। SSL स्ट्रिपिंग अटैक से बचाने के लिए HSTS को एल्गोरिदम को अप्लाई किया गया था, नहीं तो पहले HTTP और HTTPS ही चल रहा था। बट लोगों ने क्या किया, लोगों ने ऐसे कुछ स्क्रिप्ट इस्तेमाल किए या ऐसे एक्सप्लॉइट अवेलेबल्स हैं कि लेट सपोज कि हमारी वेबसाइट्स जो हैं, और ये वल्नरेबिलिटी स्लिथरिन में भी है। HTTPS मैंने ये लिखा slithrin.co.in, slithrin.co.in, इसको यहाँ पे लिखा हमने। अब slithrin.co.in को हमने क्या, अगर कोई पब्लिक नेटवर्क पे काम कर, लेट सपोज कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, पब्लिक नेटवर्क में आपने इस वेबसाइट पे, उस नेटवर्क पे आपने एक अटैक परफॉर्म किया, दैट अटैक इज SSL स्ट्रिपिंग अटैक। एंड व्हाट इज दैट अटैक, उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली आप SSL सर्टिफिकेट जो अप्लाइड होता है उसको डाउनग्रेड करते हैं। मतलब कि HTTPS में आपका जो SSL सर्टिफिकेशन अप्लाइड होगा उसको डाउनग्रेड करके यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर URL इनटू HTTP। ये आप अपने अटैक से करते हैं। अगर आपने उस URL को डाउनग्रेड कर दिया HTTPS टू HTTP, तो उसके बाद सामने वाला यूजर उस वेबसाइट में जो भी क्रेडेंशियल डाल रहा है या मंगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको हम प्लेन टेक्स्ट में देख सकते हैं। और वो मेजर डिफरेंस है HTTP और HTTPS के बीच में, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है, तो SSL स्ट्रिपिंग अटैक समझ में आया। व्हाट इज SSL स्ट्रिपिंग अटैक? SSL स्ट्रिपिंग अटैक is the kind of method or like process in which generally we are trying to downgrade HTTPS network into HTTP so that we can steal the data, we can sniff the data, ऐसे काम हम कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हमने अप्लाई किया HSTS। अब अगर किसी प्लेटफॉर्म पे HSTS एल्गोरिदम इम्प्लीमेंटेड है या प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेड है, तो हम SSL स्ट्रिपिंग अटैक नहीं कर सकते, हम ये अप्लाई नहीं कर सकते। हम ये स्क्रिप्ट वगैरह अप्लाई करेंगे, ये डाउनग्रेड नहीं होगा, वो पहले दिखा देगा कि दिस इज प्रिवेंटेड फ्रॉम SSL स्ट्रिपिंग अटैक। इसका आप जब प्रैक्टिकल्स वगैरह करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा ये, ठीक है। इसके लिनक्स वगैरह या VAPT वगैरह में सर्च करना, आपको वो मिल जाएगा। सो दिस इज HSTS एंड SSL स्ट्रिपिंग अटैक। आपको समझ में आया होगा कि क्यों उसको इम्प्लीमेंट किया गया। नाउ HTTP एंड HTTPS को थोड़ा थोड़ा समझते हैं, और आज बस इसके एरर कोड तक हम समझ के रखते हैं, क्योंकि थोड़ा लंबा ही चला जाएगा मुझे लग रहा है, मुझे इसके पहले कुछ और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू ओपन दैट। अभी जितने लोग भी नेसस वगैरह यूज करते होंगे, अभी हम देख लेते हैं ना। अभी तक चल रहा है कृष्णा, ये देख रहे हो जो हमने किया था उस टाइम पे, इसको कट करा। तो नेसस में अगर आप अप्लाई करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कंपाइलिंग 79%। अगर ये होता तो मैं अभी आपको दिखा देता SSL स्ट्रिपिंग अटैक आइडेंटिफाई करके कैसे मिलता है ये।
बट ये प्रोसेस अभी लंबा चलेगा, मुझे लगता है 1-1.5 घंटा भी लग सकता है। ठीक है, कोई नहीं। तो HTTP एंड HTTPS के हम थोड़े कुछ कोड को स्टडी करते हैं, हम बैक जाते हैं और अब एप्लीकेशन लेयर का हम एक एक करके उठाते हैं। सो दिस वन इज फर्स्ट HTTP। अब HTTP क्या है नहीं है इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसमें फुल फॉर्म वगैरह सब कुछ आएंगे। तो ये क्लाइंट एंड सर्वर बेस्ड हमारा प्रोटोकॉल है, क्लाइंट टू सर्वर कनेक्ट होता है हमारा। इस तरीके से कुछ इसमें आपको दिख रहा होगा, HTTP इज ए प्रोटोकॉल दैट सपोर्ट्स द कम्युनिकेशन बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। ठीक है, तो वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने के लिए हेल्प करता है। अब हमारा क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ समझने वाली बात है। एंड ओके, अब ये ना बाय डिफॉल्ट एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर को यूज करता है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर के स्पेसिफिकली जो रास्ते वगैरह जो डिफाइन होते हैं, दैट पोर्ट नंबर इज 80। अब हम जितने भी अभी प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे उस प्रोटोकॉल्स में आपको 3 to 4 पॉइंट्स मेजरली आपको याद रखने हैं। जैसे कि पहला फुल फॉर्म, दूसरा वो प्रोटोकॉल्स क्यों किस लिए यूज होता है, तीसरा पोर्ट नंबर क्या है, और उसके बेसिस पे आपका कोई फ्लैग या कोई कोड वगैरह है या नहीं, और चौथा पांचवा ले लो जो भी, और उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। ठीक है, ये सारे कुछ कुछ पॉइंट्स है। तो हमने इसका मतलब समझ लिया। क्लाइंट और सर्वर बेस्ड हमारा यूज है, नॉर्मली कोई रिक्वेस्ट भेजने के लिए क्लाइंट टू सर्वर के पास जाने के लिए यूज इस्तेमाल किया जाता है। हमने पोर्ट नंबर इसका जान लिया, दैट इज 80। ठीक है, अभी इसके कुछ एरर कोड वगैरह भी समझ लेंगे, और फिर इसका जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन किसी अटैक पे होता होगा तो हमने SSL स्ट्रिपिंग अटैक वो भी समझ लिया। आगे पार करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे लास्ट में, द वेल नोन TCP पोर्ट फॉर HTTP सर्वर इज पोर्ट नंबर 80। इसको याद रखना है, हर एक के पोर्ट नंबर को, जितने भी नेटवर्क में कभी भी पोर्ट नंबर पूछ लिया जाता है। लास्ट टाइम पे मैंने जो टोर ब्राउजर इन्वेस्टिगेशन पे क्लासेस लिए थे उस पर भी मैंने बताया था कि वो पोर्ट नंबर हमारा 9150 और 9151 पे काम करता है। तो पोर्ट नंबर तो टिप ऑफ टंग में होना चाहिए, याद ही रहना चाहिए, कोई भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो कुछ कुछ बेसिक टर्म्स को हमें जानना है, जैसे क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जिसको कि हम URL बोलते हैं, सबके फुल फॉर्म पता होने चाहिए हमें। ठीक है, तो URL का फुल फॉर्म इज दैट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अभी सर्वर और क्लाइंट तो पता ही है, कुकीज क्या होता है बताना जरा मुझे कोई, तब तक मैं इधर देखता हूँ। दिस इज URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे USB हो गया हमारा, राइट, तो USB जो हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके भी फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। USB केबल हम USB केबल बोलते रहते हैं, तो डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले सारे फुल फॉर्म वगैरह पता रहना चाहिए। किसी को पता है कुकीज क्या होते हैं? ठीक है, यूजर डाटा, नॉट करेक्ट। और किसी को कुछ नहीं पता कुकीज क्या होते हैं? कुकीज स्टीलिंग एक अटैक ही होता है वैसे तो। ठीक है, कुकीज में काफी सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। इट यूजेस टू स्टोर द डाटा, ब्राउजिंग डाटा, हाँ ये बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो जनरली कई बार क्या होता है कि हम रिपीटेडली कई सारे डाटा यूज करते हैं, या हमारे ब्राउजर्स पे सेव्ड होता है, मल्टीपल टाइम्स हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो हो सकता है कि जो भी हमने सेव करके रखा हो या फिर जो भी इसने खुद से भी स्टोर कर लिया हो, सो वो सारे डाटा जो है हमारे स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरीज आप ले लो, वो उस कुकीज में सेव्ड होते हैं, ताकि बार बार जो उन डाटा को या तो डालना ना पड़े या ऑटोमेटिकली ब्राउजर्स में सेव्ड रहे। तो उस कुकी को चुरा के भी कुछ लोग जो है पासवर्ड्स वगैरह निकाल लेता है। तो कुकीज में काफी सारे इन्फॉर्मेशन सेव्ड होते हैं। अभी URL हमने लिखा, तो URL पे अगर आप गौर से देखोगे, जैसे HTTP फिर slitheen.co.in, तो ऐसे ऐसे कुछ करके डिवाइडेड होता है। वो सबसे लेफ्ट में जो हमें रहता है ना, लाइक HTTPS आपको जो दिखता है, या FTP दिखेगा, या आपको कुछ और चीजें दिखेंगी, तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। एंड इसके बाद जो हमारा होता है वो हमारा डोमेन होता है, slitheen.co.in जो हम लोग बोलते हैं, वो आप होस्ट बोल लो या डोमेन बोल लो। उसके बाद और इनसाइड अगर हमारा कोई डायरेक्टरी या कोई फोल्डर उस वेबसाइट के अंदर की खुल रही है, तो वहां पे कुछ पोर्ट मेंशन होता है, एंड देन फिर हमारा कुछ पाथ मेंशन होता है। इस पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ, ये हम आगे वाले कुछ पोर्शन में पढ़ेंगे। इसमें और कुछ समझने वाला है क्या? HTTP पे कुछ हमें गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड का कुछ स्टडी करना है, बिकॉज आप जब भी बॉब सूट वगैरह देखे थे तो मैंने बोला भी था, इसीलिए मैंने पहले बोला था कि बॉग बॉन्टी या VAPT के एडवांस क्लासेस में जाने के लिए आपको पहले नेटवर्क्स के थ्योरेटिकल लेक्चर्स क्लियर होने चाहिए, ताकि आपको ऐसे ही कुछ कोड दिखेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ,
इधर है क्या? ठीक है, ऐसा कुछ ये आपका, आपने बॉब सूट वगैरह में देखा होगा। तो बॉब सूट पे ऐसे ही कुछ जाता है। यहाँ पे गेट लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे दिख रहा है गेट लिखा हुआ है, फिर यूजर बीन इमेज, फिर यहाँ पे कुछ पोस्ट लिखा हुआ रहेगा, और देखो HTTP के बगल में क्या लिखा रहा है, 200 ओके यहाँ पे। ठीक है, इन सारे कोड का मतलब पता होना चाहिए। अब आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे जो हम लोग बॉब सूट में कुछ डाटा वगैरह का मैनिपुलेट करके OTP बाईपास और पेमेंट बाईपास वगैरह किया करते थे। ठीक है, उसमें क्यों चेंजेस करते थे अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, इसलिए बिना नेटवर्क्स को स्टडी किए हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। अभी कुछ कोड्स होते हैं उसको समझते हैं HTTP पे। इतना हमें समझ में आया कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है और वो किस लिए यूज होता है, रिक्वेस्ट वगैरह भेजने के लिए। ठीक है, उसके वेल नोन पोर्ट्स हमें समझ में आ गया। ओके, वो क्लाइंट और सर्वर बेस्ड है वो भी हमें समझ में आ गया। उसके बाद और क्या, उसके बेसिस पे SSL स्ट्रिपिंग अटैक वगैरह करे जा सकते हैं HTTP HTTPS पे, वो भी समझ में आ गया। नाउ वी हैव सम कोड जो कि आपको अगर बीच में कोई पैकेट को स्निफ करके आप देख रहे हैं या इंटरसेप्ट कर रहे हैं जो डाटा फ्लो हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको ऐसे ही कोड दिखेगा। इसमें से 100 और 101 का कोई यूज नहीं आता है। इसके बाद वालों को आप याद रखना, ये कोई भी GS के पोर्शन ले लो या फिर तो कोई भी आप नेटवर्क बेस्ड एग्जाम दे रहे हो तो उन सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें से आपको ये जो याद रखना है मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। 200 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 200 आपको याद रखना है। एंड इसको क्यों यूज किया जाता है, इसका फ्रेजेस जो है, ये सिंबल जो यूज करता है 200 को दिखाने के लिए ओके, और ये किस लिए यूज किया जाता है, दिस रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल, द रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल। तो अगर हमारा 400 आ रहा है या 404 आ रहा है, ऐसे कुछ चीजें आ रही हैं, या फिर हमारा 202 आ रहा है या 201 आ रहा है, कुछ भी एरर्स आ रही हैं, तो हमें इन सबका मतलब पता होना चाहिए, सो दैट कि हम अगर इंटरसेप्ट कर रहे हैं आगे हैकिंग में कोई डाटा मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो इन सबको अकॉर्डिंगली छेड़छाड़ कर सके। सो 200 आपको याद रखना है, दैट इज द रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। तो कई बार अगर रिक्वेस्ट सक्सेसफुल नहीं होता या बैड रिक्वेस्ट होता है तो हम जब डाटा को इंटरसेप्ट करते हैं तो उसमें अलग ही चीजें हमें दिख रही होती हैं। सो 200 सीरीज में आपको सिर्फ वही याद रखना था। अभी आगे बढ़ते हैं 300 सीरीज में। तो 300 सीरीज में हमारा कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, वो देख लेते हैं एक बार। 300 सीरीज हमारा किस लिए यूज किया जाता है, रिडायरेक्शन के लिए। ये भी आपको पता होना चाहिए, जो नेटवर्क वाले हैं उनको तो पता ही रहना चाहिए कि वाई वी आर यूजिंग द 300 सीरीज, द रिक्वेस्ट URL इज नो लॉन्गर यूज्ड बाय द सर्वर। तो इसमें से आपका 301 302 अगर आप याद कर सकते हैं तो मैं इसको ज्यादा ऐसा हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा भी पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर आप याद कर सकते हैं तो ठीक है। 301 एंड 302, द रिक्वेस्टेड URL इज नो लॉन्गर यूज्ड बाय द सर्वर। हो सकता है ना बाद में किसी सर्वर पे कोई URL को चेंज कर दिया जाता है तो हमें कुछ एरर आता है। आपने कई बार मल्टीपल टाइम्स ब्राउजिंग करते के टाइम पे देखा होगा कि आपको कुछ कुछ एरर्स आ रहे हैं ब्राउजर्स पे और हमें कुछ भी नहीं पता है, नॉन टेक्निकल पर्सन। तो अब हम टेक्निकल पर्सन उसका सही मतलब पता लगा पाएंगे। तो अगर एरर कोड में उसने लिख दिया 301, इसका मतलब क्या समझेंगे हम, इसका मतलब हम समझेंगे कि उस URL को चेंज कर दिया गया है और अब वो वेबसाइट से वो URL किसी और URL के नाम से एक्सेस करी जाएंगी। फर्दर आप इसको पढ़ सकते हैं लेकिन इसमें ज्यादा कुछ जानने ऐसा याद रखने ऐसा कुछ है नहीं। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। 400 का सीरीज, 400 की सीरीज यूज की जाती है क्लाइंट एरर के लिए और 500 की सीरीज यूज की जाती है सर्वर एरर के लिए। ठीक है, अभी 400 में काफी सारा इंपॉर्टेंट है। 400 में आपको ये याद रखना है, तो ये आपको याद होगा मैंने इसी को चेंज किया था जब इंटरसेप्ट किया था और हमारा रॉन्ग OTP था तो उस टाइम पे उसने वही दिखाया था, बैड रिक्वेस्ट दिखाया था। तो मैंने क्या किया था, उस 400 को बीच में ही 200 कर दिया था और फ्रेजेस में क्या लिख दिया था, ओके लिख दिया था। तो सर्वर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था जबकि हमने रॉन्ग OTP डाला था। तो बड़े बड़े जो हैकिंग होते हैं या फिर तो अप्लाई होते हैं प्रैक्टिकल्स, उनमें ये सारे छोटे मोटे थ्योरेटिकल नॉलेज भी अप्लाई होते हैं। सो 400 इज यूज्ड फॉर बैड रिक्वेस्ट। इसका मतलब होता है देयर इज अ सिंटैक्स एरर इन अ रिक्वेस्ट, मतलब कुछ तो हमने रिक्वेस्ट भेजने में गड़बड़ी करी होंगी या कुछ तो गड़बड़ होगा उसमें, या क्रेडेंशियल वगैरह कुछ तो गलत जा रहा होगा। 401 का यूज किया जाता है, ये भी याद रखना है आपको, अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए। द रिक्वेस्ट लैक्स द प्रॉपर ऑथराइजेशन। अगर आपको प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं है कि आप ही इसी ईमेल आईडी से आगे घुस सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो अगर नहीं गलत ईमेल आईडी से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो आपको यहाँ पे 401 का एरर देखने को मिल सकता है। अगर आपको 403 मिल रहा है, ठीक है, तो 403 में आपको इसका मतलब होता है दैट इज फॉरबिडन सर्विस इज डिनाइड। मतलब कि 403 का मतलब है आप URL तो सही डाल रहे हैं लेकिन अगर 403 की एरर आ रही है इसका मतलब उन्होंने जानबूझ के उसको छुपाया है, आप उसको नहीं चेक कर सकते। जैसे कि अब मैक्सिमम अब इसके लिए ना इस यहाँ से भी एक अटैक निकल के आता है।
आप जब DIRB कमांड वगैरह चलाएंगे तो DIRB कमांड में जब भी आपका हंटिंग होता है किसी भी वेबसाइट्स की डिटेल निकालना या वल्नरेबिलिटीज फाइंडिंग वगैरह करना, तो वहां पे मैक्सिमम जगह पे आपको एकदम क्रूशियल फाइल मिल जाते हैं, बट यू कांट एबल टू रीड दोज फाइल्स। तो 403 को बाईपास करने के लिए कुछ टूल्स वगैरह मिलते हैं, अगर वो अपने यूज कर लिया या फिर आपको मिल गया तो आप बहुत सारे वेबसाइट से काफी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर एक आपको मैं एग्जाम्पल दूं, सो एक एग्जाम्पल में मैं कुछ देखता हूँ चला के, अगर निकलता है तो। इसको मैंने कट किया। कोई एक रैंडम सा वेबसाइट पहले तो निकाल लेते हैं। थोड़ा स्लो चल रहा है यार, अटक अटक के सिस्टम, पता नहीं क्या खुल गया, ये कट ही नहीं था। चलो ठीक है। हमने ये ब्राउजर ओपन किया और इस ब्राउजर पे लेट सपोज मैं क्या करता हूं, यहां से ब्राउजर पे गया और यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी हम पिक करते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे CIT रांची, राइट, इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो मैंने इस वेबसाइट को पिक किया और इसके डोमेन को हमने कॉपी किया यहाँ से, ठीक है। कॉपी करने के बाद इफ आई ट्राई द DIRB, मैं देखना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है ना डायरेक्टरी कौन कौन से फाइल नाम से छुपा के या बाकी कुछ चीजें डाल रखे हैं उन्होंने। मैंने यहाँ पे और मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। जैसे मैं हिट एंटर करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली जितने भी ऐसे वर्ड्स इसको मिलेंगे इसको ये चेक कर रहा है। थोड़ा सा समय रुकते हैं, आपको दिखाता हूँ 403 कहाँ पे आता है। अगर उसका तोड़ आपने ढूंढ के निकाल लिया, जो कि अवेलेबल्स हैं, बट मैं नहीं बताऊंगा वो सारा कुछ, ठीक है, आपको खुद ढूंढना है। तो आपको एटलीस्ट हिंट भी मिलता जा रहा है, आप खुद से जा सकते हैं उसमें। VAPT वाले में बता दूंगा, जो लोग VAPT में है उसमें। यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशन है। देखो यहाँ पे एडमिन वाला भी मिल गया और इसमें एरर कोड कौन सा आया दिख रहा है यहाँ पे, कोड 302। तो हैकिंग में कैसे अप्लाई होगा, तो जितने ज्यादा ऐसे टूल्स वगैरह को आप इस्तेमाल करेंगे, आपको नेटवर्क्स की नॉलेज नहीं है तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, सामने वाले बता के या यूट्यूब वगैरह पे हम रटा रटाए देख लेते हैं और वैसे अप्लाई करते हैं उसमें। एक एसेट्स का ओपन मिला है, मतलब कि डायरेक्टरी को हम ओपन कर सकते हैं। एक डायरेक्टरी इसने फाइंड की है एसेट्स की। बाकी एडमिन वाला इसने 302 किया। 302 में दिखाऊं किस लिए था, देखो 302 मूव्ड टेम्पोरली करके, दिस रिक्वेस्ट यूआरएल हैज मूव्ड टेम्पोरली, मतलब अगर हम कुछ ओपन करेंगे तो ओपन नहीं होना चाहिए। मैं एक बार इसके राइट में एडमिन डाल के देखता हूँ। पहले ये एडमिन पे ही चलता था क्योंकि एडमिन हमें डायरेक्टली मिल गया था और इस पे हैक्ड होने पॉसिबिलिटीज थे, तो उन्होंने क्या किया, उसके नाम को चेंज कर दिया होगा, इसलिए उसको मूव दिखा रहा है। मैंने यहाँ पे स्लेश दिया और यहाँ पे एडमिन डालता हूँ मैं, हिट एंटर किया तो कुछ खुलता है क्या, लॉगिन खुल ही गया इसका। तो यार अभी तक वल्नरेबिलिटीज है इसमें, ठीक है, लॉगिन आईडी ही मिल गया। तो एक चीज आपको और समझ में आ रही है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में, क्या कि किसी भी वेबसाइट्स के वल्नरेबिलिटीज निकालने में आपका DIRB भी काम करता है। आपको अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा कि वहां पे एडमिन पैनल के लिए क्या मिलेगा या कुछ और भी देखते हैं डिटेल्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहे जितने अटैक्स वगैरह परफॉर्म करो, दैट मीन्स मुझे लग रहा है अभी भी इसमें वल्नरेबिलिटीज होंगी, बट इसके डाटाबेस वगैरह हैक वगैरह नहीं कर सकते, मत करना ये सब। आई एम नॉट अलाउइंग फॉर दीज थिंग्स, बट हो सकते हैं उसमें। अभी एसेट्स करके दिख रहा है, ठीक है, तो मैं लास्ट में एसेट डाल के भी देख सकता हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल रहा है। और ये लगातार करे जा रहा है करे जा रहा है। थोड़ा सा समय रुकते हैं 4-5 मिनट, देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालता है क्या ये। तब तक हम थोड़ा आगे और पढ़ते जाते हैं। अभी 403 का मतलब समझ में आया। 404 का मतलब ये भी याद रखना है अपने को, 400 सीरीज में पूरा याद रखना है। क्लाइंट एरर होता है, तो किसी ने बोला क्या कि अगर हमें 400 की एरर आ रही है कोई यूआरएल को टाइप करते टाइप में, तो हमें क्या करना है, हमें लाइक वैसा समझना नहीं है कि कोई दिक्कत होगी सर्वर में, वो अपना पंगा है, क्लाइंट साइड का एरर है वो, ठीक है। 404 का मतलब डॉक्यूमेंट नॉट फाउंड इसका होता है, ठीक है। 405 एंड 406 आर नॉट एक्चुअली नीडेड टू रिमेंबर, बट इतना आपको याद रहना चाहिए। और यहां से ये दोनों, ठीक है। इसके बाद फिर 500 के सीरीज का जो एरर आता है वो आपका होता है ये सर्वर एरर। इसलिए कई बार आपने देखा होगा क्या, आपको 503, 501 या 500 ऐसा कुछ आता है, कोई सर्वर को आप एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो 500 का एरर आया, दैट मींस क्या होता है कि इंटरनल सर्वर एरर, देयर इज एन एरर सच एज क्रैश ऑन द सर्वर साइड। 501 पे नोट दिस एक्शन रिक्वेस्टेड कैन नॉट बी परफॉर्म। जनरली हमें 503 का मिलता है अगर वो सर्विसेज अनअवेलेबल होता है तो हमें ऐसा ही लिखा हुआ आता है 503 सर्विसेज अनअवेलेबल।
तो जितने भी मैंने बताए 200, 301, 302, 400, 401, 403, 404, इतना याद रखना। ये तो कहीं भी पूछ लिया था। 400 और 500 वाला तो बहुत कॉमन है, कहीं भी पूछ लिया जाता है। और 500 वाले में मेजरली 500 याद रखना, इंटरनल सर्वर एरर, और 503 सर्विस अनअवेलेबल। ठीक है, यहाँ तक आपको याद रखने। अभी किसी और वेबसाइट्स में आप घुसने की कोशिश करेंगे, कुछ और फाइंड आउट करने की, जो ऐसा कुछ ना है ही नहीं वहाँ पे। तो जैसे लाइक आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे गया और रेंडमली एडमिन को हटा के, यहाँ से मैंने एडमिन को हटाया और यहाँ पे मैं जाता हूँ, कुछ और सर्च करते हैं। जैसे लाइक मैंने यहाँ पे करा रिजल्ट करा, ठीक है, रिजल्ट स्लैश मैंने स्टूडेंट करा, जो कि मुझे लग नहीं रहा ऐसा कुछ नाम से उन्होंने डायरेक्टरी बनाया होगा। हिट एंटर किया तो क्या एरर आया, HTTP एरर 404, मतलब कि नोट फाउंड। ऐसी कोई डायरेक्टरी या फाइल है ही नहीं। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। अगर 403 आता मतलब वो है, लेकिन उन्होंने छुपा के रखा है, उसको आप डायरेक्टली नहीं देख सकते। उसके लिए कुछ एक्सटेंशन भी आते हैं, कुछ टूल्स भी आते हैं, सर्च आउट करना तो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो अभी उधर जाते हैं हम और देखते हैं क्या क्या मिला। अभी देखो एक और मिला है index.html का, और इसमें आपको 200 मिला। अब इसमें आपको ना वेबसाइट हैकिंग के रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। मतलब कि लाइक इसमें से कौन से तरीके के फाइल मिलते हैं, XML फाइल मिलता है, robot.txt फाइल मिलता है, मतलब ऐसे ना स्लैश स्लैश करके आपको कहीं पे XML की कुछ दिखती है, या robot.txt दिखता है आपको, या फिर एडमिन दिखता है आपको, या कुछ और दिखता है, तो आप समझ लो कि उसके अंदर कुछ मिल सकता है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। देखो एक मिला है हमें प्लेस स्टेट करके, जिसका कोड दिखा रहा है 401। अब 401 मैंने किस लिए बताया था बताओ, तो याद रखना चाहिए, इसीलिए अभी मैंने बोला अनऑथराइज्ड, द रिक्वेस्ट लैक द प्रॉपर ऑथराइजर। मतलब अगर उसको मैं सर्च करूंगा तो वो एक्चुअली ज्यादा दिखेगा नहीं हमें इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम प्रॉपर ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है। लेट्स जस्ट कॉपी दिस और इसमें देखते हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है कि कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हमें दिख जाए। एक पेमेंट का ऑप्शन आया है, इसको मैंने मिटाया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या मांग रहा है देखो, यूजर नेम और पासवर्ड, नहीं तो फिर ये ऑथोराइज नहीं करेगा। तो 401 का मतलब वो था, नहीं तो फिर वो एरर वगैरह आ सकता है अगर हमने गलत डाला। तो ऐसे ऐसे कुछ डाला तो गड़बड़ दिखाया है कुछ। अब ऐसे जगहों पे बाईपासिंग करने का हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कोई इश्यू है, बट अभी मैं इतना ज्यादा इंटेंशन में हूँ नहीं कि बाईपास वगैरह करे, बट मुझे लग रहा है मैं 1-2 घंटा दूं तो बाईपास हो जाएगा। अगला कुछ और आ रहा है क्या, देखते हैं थोड़ा। ये 200 आया है, ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल। एसेट्स और ये सारा कुछ तो ओपनली ही है। उसमें क्या साइज है, क्या फाइल्स वगैरह मिल सकते हैं, एवरीथिंग्स वी कैन गेट। तो ये समय लगता है, ये 4612 वर्ड्स को चेक करेगा और उसके बाद कुछ और मिलते हैं तो उसको भी चेक करेगा। देखो यहाँ पे साइट एडमिन मिल रहा है, बाकी सारा कुछ। इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या दिखता है। डायरेक्टरी इतने सारे मिल रहे हैं, आई गेस कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। तो इतना लाइक ऐसा बोरिंग नहीं है, आप उसमें थोड़े प्रैक्टिकल चीजों को भी इम्प्लीमेंट करते चलो, आपकी थिंकिंग एबिलिटी नेटवर्क्स में बढ़ेंगी थोड़ी। एडमिन पोर्शन शायद इसका ओपन हो रहा है, CIT का डैशबोर्ड, राइट, दिस वन इज। अब बताओ, ये सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उन्होंने ओपन रख रखी, इसका हम मिसयूज भी कर सकते हैं। तो अब मुझे लग रहा है इससे ज्यादा मुझे नहीं बताना चाहिए, पता नहीं कुछ पता चला मैं कुछ डायरेक्टली ओपन हो गया, XML या robot.txt ओपन कर दिया, फिर दिक्कत हो जाएंगी, फिर हमारे खिलाफ एक्शन लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे वेब इंक्वायरी, फोरम्स, लॉग आउट, अब ये डायरेक्टली लॉग इन वे में आ रहा है यहाँ पे। तो मे बी देर में भी ये पॉसिबिलिटीज कि यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बट सिक्योरिटी रीजंस में ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने रेंडमली ओपन किया था। तो ऐसे ऐसे कई सारे डायरेक्टरीज जो ये निकाल के दे रहा है, उनको आप एक एक करके चेकआउट कर सकते हैं। दैट इज एक्चुअली अ वेबसाइट हंटिंग। और बाकी बात अभी बग हंटिंग वगैरह की सीरीज आप कंप्लीट करो, उसमें आपको दिख जाएंगी। समझ में आया यहाँ तक, मैं इससे ज्यादा नहीं बता रहा हूँ आपको, कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे उसमें। मैंने आज ही आपको बताया था ना कृष्ण, कि उसके डाटाबेस वगैरह में वल्नरेबिलिटीज थी, तो वो मिल जाएंगे, ठीक है। मिसयूज मत करना। बाकी आप लोगों के क्लासेस में तो बग हंटिंग के भी सेशन होंगे। यहाँ तक किसी का कुछ डाउट हो थोड़ा बहुत, कल हम क्या करेंगे, कल HTTPS या HTTP पे थोड़ा बहुत लाइटमेंट देंगे, और उसके बाद फिर हम दूसरे प्रोटोकॉल्स की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमारा होगा FTP। और FTP पे हम उस पर भी कुछ प्रैक्टिकल वगैरह अटैक्स आपको बताऊंगा, जो आपको परफॉर्म करने रहेंगे। अगर आप परफॉर्म करते चलते हैं तो ठीक है, जो लोग VAPT वाले ग्रुप्स हैं वो लोग तो करते ही जाना, मैं चेक करूंगा, ठीक है।
बाकी लोग के लिए थ्योरेटिकल इस पे टेस्ट होगा। कोई डाउट है यहाँ तक किसी का? 403 वाला एक्चुअली मेरे को दिखाना था, बट 403 का ना अभी थोड़ा टाइम लगेगा लग रहा है मुझे। आप सर्च करना तो वो वाला थोड़ा क्रिटिकल मुझे लग रहा है कि रोबोट डॉट टी एक्स टी ऐसे कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जिसमें होते हैं उसको ना जनरली कई बार जो अच्छे डेवलपर नहीं होते वो सिर्फ 403 करके छोड़ देते हैं कि यूजर को दिखेगा नहीं वो, बट उसको देखा जा सकता है। ये पेमेंट वाला है, पेमेंट वाले में क्या है? अब इधर पेमेंट पेमेंट भी बाईपास किया जा सकता है वैसे तो। मुझे तो मजा आ रहा है वैसे, लेकिन ज्यादा नहीं बता सकता इसमें, मैं देखूंगा बाद में। पेमेंट पे क्लिक किया तो पेमेंट पे देखो ये सारा ऑप्शन आ रहा है कुछ कुछ, तो इसका भी कुछ इस्तेमाल निकाला जा सकता है। अमाउंट बेस और ईमेल आईडी वगैरह देखो मिल रही है यहाँ पे, यूआरएल वगैरह मिल रहा है, फोन नंबर मिल रहा है, मैंडेटरी पैरामीटर्स राइट, तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और पेयू को तो बाईपास भी किया जा सकता है, बॉब सूट के थ्रू आप कर सकते हैं, उसमें वल्नरेबिलिटीज हैं। अगर पेयू है, रोजर पे वगैरह है, तो उनके कुछ प्लेटफॉर्म पे पेटीएम के थ्रू जो गेटवे होता है या यूपीआई वगैरह पे कहीं पे होती है वल्नरेबिलिटीज। चलो बट हम नेटवर्क सीरीज में वाइंड अप करें या किसी का कुछ डाउट है यहाँ तक? जल्दी बताओ, टाइम हो गया हमारा। वाई दे डजंट फिक्स दिस वल्नरेबिलिटी? अरे उनको पता ही नहीं होगा ना, किसी ने रिपोर्ट ही नहीं किया होगा तो पता कैसे चलेगा? वही होता है। या फिर दे आर थिंकिंग कि वो वल्नरेबिलिटी उतना क्रूशियल नहीं है कि कोई उससे डैमेज कर सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ लोग इस वजह से भी इग्नोर मारते हैं। जैसे कुछ कुछ हमारे में भी वल्नरेबिलिटीज हैं, तो मुझे पता है उस वल्नरेबिलिटीज को अगर हमने पैच नहीं भी किया तब भी उससे ज्यादा कुछ हार्म नहीं करा जा सकता है, क्योंकि हमें पता है डाटाबेस में क्या इन्फॉर्मेशन, डाटाबेस तक तो नहीं लेकिन अगर ऐसे कोई सॉरी एसएसएल की है। अब एसएसएल हमारे वेबसाइट अभी कौन ही यूज करता होगा, तो उसमें हमने नहीं भी डाला पैचेस तो क्या ही निकल जाएगा उससे, तो हो सकता है वो भी ऐसे ही कुछ सोच रहे हो। लेकिन हैकर्स इससे पूरा भी घुस सकते हैं तो। और गवर्नमेंट या नॉर्मली जो छोटे मोटे प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट के जो वेबसाइट्स होते हैं ना उनमें भी ज्यादा मिलते हैं, उनके लोग तो सोए पड़े रहते हैं। 403 तो नहीं मिलेगा लग रहा है मुझे, हमें आज यहीं पे रखना पड़ेगा। आप खुद करके देख लेना, अगर यहाँ पे 403 दिखाता है तो उनको अप्लाई करना। यहाँ पे कुछ कुछ और भी मिल रहा है, थोड़ा बहुत लंबा चलेगा, अभी तो बहुत कम निकला है यहाँ तक। इसको स्टॉप कर देते हैं। ओके देन, गुड नाइट टू ऑल, आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस सेशन। हम कल मिलेंगे वापस से एफटीपी के साथ में। स्क्रॉल अप इन टर्मिनल, टर्मिनल में क्या कुछ भी तो नहीं है ये? ओके, गुड नाइट ऑल गाइस।